जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत आप सभी का GLCIS के इस ऑनलाइन मंच पर। और आज से जो सीरीज़ आप लोगों की जो सेशन आप लोगों को मिलने वाला है वो पूरी तरीके से MPPSC प्रारंभिक परीक्षा जो आगामी 2022 का प्रीलिम्स होने वाला है उसके मद्देनज़र उसको टारगेट करते हुए ये एक रामबाण बैच आप लोगों के लिए है, जिसके बारे में काफ़ी सारी जानकारियाँ मैं आप लोगों को शुरुआत में देना चाहूँगा कि इसमें काफ़ी सारे इसी प्रकार के वीडियो लेक्चर्स आप लोगों के लिए अवेलेबल होंगे, सारे PDF नोट्स आप लोगों के लिए अवेलेबल होंगे और साथ ही में आप लोगों को एक बहुत उत्कृष्ट टेस्ट सीरीज़ भी इसमें शामिल होगी। तो आप लोग ज़रूर नीचे आगे के पेजेस पे जो नंबर दिया गया है और आप लोगों को भली भांति पता है GLC का नंबर, तो आप वहाँ पर जा करके ज़्यादा और जानकारी भी ले सकते हैं। तो यूनिट 6 के अंतर्गत ध्यान दीजिएगा, जो इकोनॉमी वाला पार्ट है ना, और उसके लिए जिस तरीके की ज़रूरत होती है, जैसे मैंने ये देखा है कि सिलेबस में जो चीज़ें नहीं हैं वो भी पूछी गई हैं प्रीलिम्स में, तो उनको देखते हुए एक बेसिक से हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे प्रारंभ में कि कहाँ से स्टार्टिंग करनी है और क्या अर्थ होता है। खासतौर से भारतीय अर्थव्यवस्था का जब हम परिचय देते हैं तो उसमें दो चीज़ें जो समझना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि यहाँ दिया हुआ अर्थशास्त्र और यहाँ दिया हुआ है अर्थव्यवस्था। अब ये दोनों चीज़ों के बीच में अंतर नहीं कर पाते बहुत सारे स्टूडेंट्स, और यहीं से जो है हमारी नीति पढ़ाई की और जो हमारी स्ट्रेटजी वो पूरी तरीके से एक गलत रास्ते पे चली जाती है। तो वन बाय वन इसको समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों देखिए, आपके सामने शुरुआत करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था का, एक इंट्रोडक्शन देते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। और इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि अर्थव्यवस्था की क्या परिभाषा होती है। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि किसी भी निश्चित क्षेत्र, अब जितना चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पे अंडरलाइन कराने की बात कर रहा हूँ उसको ध्यान रखते हुए आपको आगे अपने को बढ़ना है। सबसे पहले लिखा हुआ कि निश्चित क्षेत्र की सभी आर्थिक गतिविधियों के स्वरूप को, है ना, स्वरूप को उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित करते हैं देश, कंपनियां, परिवार, सभी अर्थव्यवस्थाएं होती है। अब देखिए यहाँ जो चीज़ हम लोगों ने एक परिभाषा के रूप में पढ़ी, अब उसको बहुत व्यापक उसकी जो व्याख्या है वो आपके सामने में रखने का प्रयास करूंगा। यहाँ लिखा हुआ है कि किसी भी एक निश्चित क्षेत्र की बात की है, वहाँ की आर्थिक गतिविधियों के स्वरूप की बात की है ना। आइए इसको थोड़ा सा हम लोग नोट्स में जाके डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए और कभी भी इस चीज़ की समस्या आपको न आए कि आप कैसे इसको समझेंगे। तो देखिए हम बात कर रहे हैं अर्थव्यवस्था की, है ना। अर्थव्यवस्था, जैसा कि उस परिभाषा में हमने पढ़ा कि किसी भी एक क्षेत्र की जितनी भी आर्थिक गतिविधियां होती है ना, और जिसका संबंध क्या होता है कि वहाँ की एक व्यवस्था से होता है, और इस आर्थिक व्यवस्थाओं के स्वरूप को खासतौर से क्या कहा जाता है, अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो उसी को हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा यदि आप मेरी बात पे ध्यान देंगे तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आने वाली कि अर्थव्यवस्था में यहाँ से दो शब्द अलग अलग लिखे हुए हैं। अर्थ का मतलब होता है धन से और व्यवस्था का संबंध होता है कुछ क्रियाओं से। किससे होता है? कुछ क्रियाओं से होता है। दोस्तों बहुत अच्छे से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ये प्रारंभिक लेक्चर ही वो आधार होते हैं जिसके आधार पे हमको पूरा एक सब्जेक्ट समझ में आता है। तो मैं बड़े आराम से बहुत कम स्पीड में आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप भी इसको समझने का पूरा प्रयास करेंगे। देखिए, तो ऐसी क्रियाएं जिनका संबंध धन से होता है, यहाँ अर्थ का मतलब किससे है? धन से, और व्यवस्था का मतलब होता है कुछ क्रियाओं से, या हम कह सकते हैं कि कुछ व्यवस्थाओं से, है ना। कुछ व्यवस्था, कुछ क्रिया, या फिर कुछ गतिविधियां, हम इनको कार्य भी बोल सकते हैं, हम इनको कुछ गतिविधियां भी बोल सकते हैं, जिसका जो संबंध होता है वो अनिवार्य रूप से किससे होता है? वो संबंध होता है हमेशा धन से संबंध होता है। तो ये चीज़ एक हमने देखी। अब यदि कोई आपसे पूछे कि इसको और डिटेल में हम लोग समझने की कोशिश करें, तो देखिएगा वो कौन कौन सी क्रियाएं हैं। जैसे अभी मैंने कहा ना कि बहुत सारी क्रियाएं होती है, जिन क्रियाओं का संबंध या जिन गतिविधियों का संबंध, गतिविधि, है ना, या जिन प्रक्रियाओं को भी हम कह सकते हैं, जिन क्रिया एक ही बात होती है वैसे, जिनका संबंध किससे है? धन से है। और जनरली उनको हम अलग अलग भागों में जब इस तरीके से देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। उसमें से जो सबसे पहली क्रिया होती है उसको हम कहते हैं उत्पादन। क्या कहते हैं?
बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। उत्पादन, हम यहाँ उत्पादन का मतलब किस चीज़ से है? उत्पादन का अर्थ होता है कि किसी भी वस्तु को या जो प्रकृति से प्रदत्त होता है, जो भी उत्पाद प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं, उन उत्पादों में या तो हम क्या करें कि उनका उसी रूप में या फिर उसके स्वरूप को बदलकर स्वरूप में परिवर्तन या तो आप उसी रूप में या उसके स्वरूप में परिवर्तन करके, है ना, जब हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के काबिल बना लेते हैं, आवश्यकता पूर्ति के काबिल जब हम उस उत्पाद को बना लेते हैं, तभी उसी को क्या कहा जाता है? उत्पादन कहा जाता है। इसको और सरल भाषा में यदि मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो किसी भी वस्तु को बनाना या फिर किसी भी वस्तु को पैदा करना, ये हमारी जनरल एक भाषा में बता रहा हूँ मैं आपको, आपसी बोलचाल की भाषा में। किसी भी चीज़ को बनाने से आशय क्या है? जैसे मान लीजिए कि ये मेरे हाथ में पेन है ना, ये जो पेन है, ये जिस बोर्ड पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जिस कैमरा से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कैमरा हो गया, इन सब का भी क्या किया गया है? उत्पादन किया गया है, इनका निर्माण हुआ है, ठीक है। और पैदा करने का अर्थ क्या होता है? जैसे कि किसी किसान ने फसल पैदा की है, तो जो किसान का फसल होता है, जो अनाज होता है ना, इसका भी क्या हो रहा है दोस्तों? इसका भी उत्पादन हो रहा है। समझ में आया? तो बनाना या पैदा करना ये उत्पादन कहलाता है। और इसको क्यों किया जाता है? क्योंकि इनका संबंध हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ होता है। अब उत्पादन भी दो स्तर पर होता है या दो चीज़ों का होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, जिसमें से पहली चीज़ होती है वस्तु, है ना, वस्तु, और दूसरी चीज़ होती है सेवा, है ना। ये चीज़ भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझना है। वस्तुएं और सेवाएं, यानी कि आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली जो चीज़ें होती हैं वो दो चीज़ें होती हैं, वस्तुएं और सेवाएं भी। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको पढ़ने की ज़रूरत है। जैसे अभी आपको मैंने कहा कि आप ये रामबाण कोर्स ले सकते हैं, तो उस कोर्स में आपको कोई वस्तु नहीं मिलने वाली है, वो जीएलसी की तरफ से एक सेवा है आपके लिए, ठीक है। और अगर उस सेवा को आप पाना चाहते हैं तो उसके बदले में थोड़ा सा भुगतान आप करते हैं। समझ में आई ना? तो किसी वस्तु या किसी सेवा से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, उसका संबंध हमारी आवश्यकता पूर्ति से सीधे सीधे होता है। तो ये चीज़ आपको मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब ये पहली क्रिया है, एक बार मैं फिर से दोहरा दूं, जिन क्रियाओं की हम बात कर रहे थे, जिनका संबंध किससे होता है? धन से होता है। और उसमें से जो पहली क्रिया है वो क्रिया है उत्पादन, कि प्रकृति से जो भी कुछ प्राप्त होता है उसका या तो हम उसी रूप में या फिर उसके स्वरूप में परिवर्तन करने के द्वारा, जब हम उससे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के काबिल उसका स्वरूप परिवर्तित कर देते हैं, तो इसी कार्य को हम उत्पादन के नाम से जानते हैं। और मैंने कहा आपको कि वस्तुओं का भी उत्पादन होता है और सेवाओं का भी। क्यों? क्योंकि इन दोनों की ही क्या होती है? मांग होती है। मांग क्यों होती है? क्योंकि इनका सीधा सीधा संबंध हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति से होता है। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी यहाँ पे। अब देखिए, ये तो हो गई पहली क्रिया। अब हम दूसरी क्रिया की बात करेंगे। देखिए, दूसरी क्रिया को समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग दूसरी क्रिया को समझने की कोशिश करते हैं। दूसरी क्रिया कौन सी है? तो दूसरी क्रिया है जिसको कहा जाता है उपभोग। क्या कहा जाता है? उपभोग। यानी कि अभी हमने बात की कि जिस भी वस्तु या जिस भी सेवा का उत्पादन किया गया, क्या किया गया? उत्पादन किया गया, उससे अंदर क्या होती है? एक उपयोगिता होती है ना। उपयोगिता होती है दोस्तों। और उपयोगिता को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इंग्लिश में इसके लिए एक शब्द यूज होता है यूटिलिटी, है ना। इस उपयोगिता या इस यूटिलिटी को प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? उपभोग कहलाता है। ये दूसरी इंपॉर्टेंट आर्थिक क्रिया होती है। ये चीज़ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझनी है। जैसे उदाहरण के लिए एक चीज़ और आप इसमें जोड़ लीजिए कि हम किसी भी वस्तु या सेवा का, किसी वस्तु या सेवा, इसके बदले में हम जो इसका मूल्य चुकाते हैं, क्या चुकाते हैं? जो हम इसका मूल्य चुकाते हैं,
वो मूल्य किसके बराबर होता है, उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता के बराबर होता है। देखिएगा कि एक इंजेक्शन है ना, वो जो कोरोना के समय पर एक इंजेक्शन आपने देखा होगा कि लोगों ने 50-50 हज़ार रुपये में ख़रीदा था, रेमडेसिविर का इंजेक्शन। क्यों? क्योंकि उसकी उपयोगिता इतनी ज़्यादा थी कि यदि कोई उसका इस्तेमाल करने से वंचित हो जाए या जो उसका इस्तेमाल यदि वो ना कर पाए तो उसे अपने जीवन से हाथ धोना पड़े। समझ में आई? तो उसकी इतनी ज़्यादा उपयोगिता थी और उसके कारण ही उसका उतना ज़्यादा मूल्य था। जबकि कोई चीज़, कोई वस्तु या कोई सेवा यदि हमें हमारे काम की प्रतीत नहीं होती है तो हम उसके लिए कम से कम मूल्य देना चाहते हैं या ज़्यादा मूल्य उसके बदले में हम चुकाना भी नहीं चाहते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपको समझ लेना है कि उपभोग का अर्थ होता है वस्तु और सेवा जिनका उत्पादन कर रहे हैं उनके अंदर होती है एक यूटिलिटी, और इस उपयोगिता के कारण ही हम बता सकते हैं कि हम उसकी मांग करते हैं, है ना। किसी के भी द्वारा मांग कब की जाती है? उसकी उपयोगिता को प्राप्त करने के लिए ही मांग की जाती है। और जितनी ज़्यादा उपयोगिता होती है उतना ज़्यादा मूल्य होता है, और जितनी कम उपयोगिता होती है उतना ही हम कम मूल्य चुकाने को तैयार होते हैं। बस यही पूरी जो प्रक्रिया है वो उपभोग करना कहलाती है। हमें लग रही है भूख, है ना। भूख क्या है? हमारी मांग है ना। भूख हमारी एक नेचुरल नीड है, और उसको पूरा करने के लिए यदि आपको भोजन मिल गया और भोजन को यदि आपने कर लिया, भोजन है ना, आपने जो भी खाना खा लिया, तो उससे क्या हुआ कि आपकी भूख खत्म हो गई, यानी कि उसकी उपयोगिता आपको प्राप्त हो गई। और उपयोगिता प्राप्त हो गई यानी कि आपने उपभोग कर लिया। जैसे कि ठंड के दिन चल रहे हैं, अभी किसी के पास में कोट है, ठंड के जो कपड़े हैं, गर्म कपड़े, यदि वो आपको मिल रहे हैं, क्यों? क्योंकि ज़रूरी है और वो आपको आज ठंड से बचाने के लिए उनकी बहुत आवश्यकता है। और यदि आपको वो मिल रहे हैं और अगर आप उनको पहन रहे हैं तो आप उसका क्या कर रहे हैं? एक तरीके से आप उसका उपभोग कर रहे हैं। समझ में आया? मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ इस पेन के द्वारा, तो मैं इसका उपभोग कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? उपभोग कर रहा हूँ। आप मेरे लेक्चर को जब देख रहे हैं तो ये मेरी सेवा है आप लोगों के लिए, और जब आप मेरे लेक्चर से पढ़ रहे हैं, मेरे लेक्चर को सुन रहे हैं, तो आप मेरी सेवा का अभी उपभोग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपको मेरे लेक्चर की क्या होगी? उपयोगिता इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए। तो मेरे ख्याल से ये क्रिया भी आपको समझ में आ गई होगी। तीसरी क्रिया की बात करते हैं, है ना। तीसरी जो क्रिया होती है वो होती है विनिमय। क्या चीज़ होती है? विनिमय। अब आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि विनिमय क्या है। तो जब भी किसी वस्तु या सेवा, है ना, इसको ऐसे समझिए कि किसी वस्तु या सेवा जिसकी हमारे लिए क्या है? जिसकी हमारे लिए है उपयोगिता, उस उपयोगिता को प्राप्त करने के लिए हम उसको क्या करते हैं? हम उसको क्रय करते हैं, हम उसको खरीदते हैं। और खरीदने के बदले में हमें क्या करना पड़ता है? पेमेंट करना पड़ता है, यानी कि भुगतान करना पड़ता है। पहले के समय में ये जो भुगतान होता था ये वस्तुओं के रूप में भी संभव हो पाता था, और आज भी होता है कभी कभी। ये गली मोहल्लों में मैंने देखा है कि टूटे हुए बाल दे करके महिलाएं बर्तन खरीद लेती हैं, पुरानी साड़ियां दे के बर्तन खरीद लेती है। यानी कि विनिमय का सीधा अर्थ किससे होता है? लेन देन से होता है भाई, है ना। आपने किसी चीज़ को पाने के बदले जब कोई भुगतान किया, है ना, ये वस्तु के रूप में जनरली ज़्यादा पहले होता था, लेकिन अभी भी कभी कभी रेयरली देखने को मिलता है। और दूसरा होता है जो मुद्रा के रूप में होता है, और यही सबसे ज़्यादा प्रचलित तरीका है वर्तमान समय में। आपको ये मोबाइल चाहिए तो आप बदले में इसका क्या चुकाइए? मुद्रा के रूप में इसका भुगतान कीजिए, इसका मूल्य चुका दीजिए, और बदले में आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? आपने पैसा दिया, है ना, आपने क्या दिया? धन दिया या भुगतान किया, और बदले में आपको वस्तु या सेवा मिल जाती है। बस इसी क्रिया को विनिमय कहा जाता है। और दोस्तों ये भी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत तीसरी महत्वपूर्ण क्रिया है जिसको हम लोगों को समझना है। आगे बात करते हैं, चौथी क्रिया पे चलते हैं। जो चौथी क्रिया है उसको कहते हैं वितरण। क्या कहा जाता है? वितरण। चलिए चौथी आर्थिक क्रिया जिसको हम वितरण के नाम से जानते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसको समझने के लिए आपको ये समझना है कि उत्पादन जब भी किया जाता है तो उत्पादन करने के लिए आवश्यकता होती है उत्पादन के साधनों की।
किसकी आवश्यकता होती है? उत्पादन के साधनों की। और ये साधन जो होते हैं जनरली कौन कौन से होते हैं? भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और साहस। ठीक है, जनरली जब हम बात करते हैं उत्पादन के साधनों की तो ये 5 प्रकार के उत्पादन के साधन होते हैं। आइए एक एक करके इनको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे भूमि का अर्थ किससे है? तो भूमि का अर्थ यहाँ पर आपको जानना चाहिए किसी स्पेस यानी कि स्थान से। ठीक है, मैं अभी आपको पढ़ाने के लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ, यानी मैं अभी अपनी सेवाओं का प्रोडक्शन कर रहा हूँ, यहाँ से अपनी सेवाओं का उत्पादन कर रहा हूँ, तो इसलिए मुझे इस स्टूडियो की आवश्यकता है। कोई किसान यदि खेती करता है तो उसके लिए भी किसकी आवश्यकता होती है? एक फील्ड की, जिससे उसी को उसका एग्रीकल्चर फार्म बोला जाता है, उसका खेत बोला जाता है। वो भी एक स्पेस है, एक स्थान है, एक भूमि है। यानी कि कभी भी वस्तु का चाहे उत्पादन करना हो या सेवा का उत्पादन करना हो, बिना भूमि के उत्पादन संभव नहीं है, बिना स्पेस के उत्पादन नहीं हो पाएगा। इसलिए उत्पादन का एक सहयोगी साधन, महत्वपूर्ण साधन क्या है? भूमि। दूसरी बात करते हैं, दूसरी चीज़ है श्रम। अब यहाँ श्रम का अर्थ किससे है? तो श्रम का अर्थ होता है यहाँ पर व्यवस्थित रूप से। कैसे? ध्यान दीजिएगा, व्यवस्थित रूप से श्रम करना, ये क्या कहलाता है? यही श्रम कहलाता है। बस देखिए, मान लीजिए कि कोई एक किसान है, समझने की कोशिश कीजिएगा, एक किसान है कोई, तो ये खेती करना चाहता है, तो ऐसा नहीं होगा कि बस ये जाएगा और अपने सारे बीज लेके जाएगा और खेत में ऐसे उड़ा के आ जाएगा और फसल हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है। इसके लिए बहुत अधिक ज़रूरी होता है कि वो क्या करेगा? सबसे पहले तो वो ज़मीन को तैयार करेगा, फिर उसमें बीज डालेगा, फिर उसमें सिंचाई करेगा, फिर उसकी सुरक्षा करेगा, उसमें छिड़काव दवाइयों आदि का करेगा, फिर फसल पकेगी, इंतजार करेगा, फिर फसल को काटेगा। मतलब आप देख रहे हो कि पूरे वर्ष भर वो एक फसल प्राप्त करने के लिए क्या कर रहा है? बहुत ही व्यवस्थित रूप से लगातार क्या करता चला जा रहा है? वो परिश्रम करता चला जा रहा है। और इसी परिश्रम को हम श्रम के अंतर्गत लेते हैं। चाहे फिर वही बात करते हैं कि उत्पादन चाहे वस्तु का करना हो, चाहे सेवा का करना हो, दोनों के लिए ही आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप व्यवस्थित रूप से उसके लिए श्रम करेंगे। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब तीसरी चीज़ आती पूंजी, है ना। अब इस पूंजी को समझने की कोशिश करते हैं कि पूंजी का क्या मतलब है। तो आपको देखिए एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि पूंजी का अर्थ होता है हमारी, यहाँ समझा देता हूँ मैं, आय का वह भाग, आय का वह भाग, है ना, जो क्या करता है, जिसको हम व्यय नहीं करते हैं उपभोग पर, है ना, जिससे और अधिक आय प्राप्त हो सके। समझ में आ रही मेरी बात? हमारी आय का, हमारी इनकम का वो भाग जिससे और अधिक आय प्राप्त हो सकती है, उसी को हम पूंजी के नाम से जानते हैं। आइए कैसे ऐसा होता है थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूं कि इसको हम कैसे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं 10 रुपये रोज कमाता हूं, मान लीजिए, है ना। तो जब मैं 2 रुपये रोज ये कमा रहा हूं तो ये मेरी क्या हो गई? ये हो गई मेरी आय। ठीक है, अब उससे मैं रोज 8 रुपये जो है वो खर्च कर देता हूं, तो ये हो जाएगा मेरा व्यय। ठीक है, आय और व्यय का जो अंतर निकल के आ जाएगा, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास 2 रुपये रोज मैं बचा लेता हूं, तो ये हो गई मेरी बचत। समझ में आई? यहाँ देखिए कि 10 रुपये रोज मैं कमाता हूं, फिर उसमें से खर्च कर देता हूं उपभोग पर 8 रुपये रोज, और 2 रुपये रोज मैं बचा लेता हूं। इससे मैंने प्रतिदिन मैंने 2 रुपये इंक्लूड करते करते एक दिन क्या कर दिया, मैंने 100 रुपये का एक नोट बना लिया, है ना। अब मान लीजिए कि मैंने 100 रुपये का एक नोट बना लिया, तो अब मैं इससे क्या कर सकता हूँ? सबसे पहले तो मैं क्या कर सकता हूँ कि इसको भी मैं किस पर खर्च कर दूँ? इसको भी मैं उपभोग पर व्यय कर दूँ, है ना। इसको भी मैं उपभोग पर व्यय कर दूँ। एक तो मेरे पास ये है कि 100 रुपये से जाऊँ और एक शर्ट खरीद लूँ और उसको पहनूँ। जब मैं शर्ट को खरीद को पहनूंगा तो वो कहलाएगा मेरा उपभोग। लेकिन
यदि मैंने किसी इस 100 रुपये को किसी ऐसे कार्य में लगाया जिससे मुझे और अधिक आय प्राप्त हुई, मान लीजिए कि मैंने इससे एक कमरा किराए पे लिया और वहाँ पर मैं कुछ बच्चों को पढ़ाने लगा 100 रुपये से, और वो सारे बच्चे मुझे फीस देने लगे और इससे मुझे क्या मिलने लग गई, और ज़्यादा आय। तब यही जो 100 रुपये हैं ये मेरी पूंजी कहलाएंगे। बात समझ में आई है ना? बहुत अच्छे से समझने की बात है कि जो इनकम से हमको मिलता है ना, उसमें से जो व्यय करने के बाद में भी यदि हम बचत करते हैं और बचत करने के बाद कहीं ऐसी क्रिया में लगा देते हैं जिससे और ज़्यादा इनकम इंक्रीज हो जाए और अधिक आय की प्राप्ति हो जाए, तो हमारी आय का वो वाला भाग क्या कहलाता है, हमारी आय का वो भाग क्या कहलाता है, पूंजी कहलाता है। बहुत अच्छे से ये चीज़ भी आप लोगों को मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी, है ना? ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इतना जोर दे करके इतनी डिटेल में आप लोगों को शुरुआत में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब अगली चीज़ पे चलते हैं, है ना, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, हाँ अभी हमारा जो बचा हुआ है, देखिए यहाँ पे अभी हम वितरण को समझ रहे हैं, थोड़ा सा समझेंगे इसको, है ना। ये यहाँ तक का जो है इसको मैंने समझा दिया आपको, तो मैं ये थोड़ा सा हटा देता हूँ यहाँ से, क्योंकि हम वितरण को भी डिटेल समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वितरण क्या होता है। ये तो मैं आपको पूंजी बताने लग गया था कि पूंजी का कॉन्सेप्ट क्या है। अब देखिए अगली चीज़ जो है वो होती है संगठन, और यहाँ संगठन का अर्थ होता है मैनेजमेंट से, संगठन का अर्थ होता है यहाँ पे प्रबंधन से, और वो प्रबंधन भी बहुत बड़ा संसाधन होता है उत्पादन का। और अंतिम जो चीज़ होती है वो होता है साहस, क्योंकि हर प्रकार के उत्पादन में एक प्रकार का क्या होता है, एक जोखिम होता है दोस्तों, एक जोखिम होता है, एक रिस्क होती है, इसको हम क्या कहेंगे, एक रिस्क होती है। आप लोगों ने एक 1992 स्कैम करके एक वेब सीरीज देखी होगी, और उसमें एक डायलॉग बार बार वो जो नायक है वो बोलता है कि रिस्क है तो इश्क है ना। यानी कि जिस आर्थिक क्रिया में जितना ज़्यादा जोखिम होता है, जितना बड़ा रिस्क होता है, उस आर्थिक क्रिया से उतने ही अधिक आय प्राप्त करने की, या कहना चाहिए लाभ प्राप्त करने की संभावना बढ़ जाती है। यही चीज़ यहाँ पर आपको समझना है। अब देखिए, जो हमने कहा आपको कि जितना भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है किसी भी क्षेत्र में, किसी भी देश में, किसी भी समाज में, उस उत्पादन से क्या प्राप्त होती है, उत्पादन करने वाले को आय प्राप्त होती है। और जब वो इस आय का बंटवारा इन पांचों में कर देता है तो इस बंटवारे को ही वितरण कहा जाता है। जैसे कि हम बात करें इस आय की, तो इस आय से मान लीजिए, मैं आपको अलग कलर में बताऊं थोड़ा, इस आय से भूमि को दे दिया गया मान लीजिए लगान, ठीक है, श्रम को दे दिया गया मजदूरी दे दी गई, ये भी किस में से दी जाएगी, इस आय में से। पूंजी को दिया जाएगा ब्याज, ये भी कहाँ से दिया जाएगा, इसी आय में से। संगठन को दिया जाएगा वेतन, ये भी कहाँ से, इसी आय से। और अंत में साहस, क्योंकि हर प्रकार के उत्पादन में, जैसे मैंने दुकान खोला, चलेगी कि नहीं चलेगी, है ना, किसी ने कोचिंग स्टार्ट किया, बच्चे पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, किसी ने कुछ भी नया इन्वेस्टमेंट किया, वो फलीभूत होगा कि नहीं होगा, कहीं उसमें लाभ की तुलना में कहीं हानि तो ज़्यादा नहीं हो जाएगी। ये चीज़ें जब हम देखते हैं तो इसी को हम कहते हैं कि यहाँ पर एक जोखिम होता है, और जोखिम का जो बदले में उसका जो कहना चाहिए कि उसका एक जो रिजल्ट होता है, जो इसका इनाम होता है, उसी को, इसके उपहार को ही हम किसके रूप में जानते हैं, उसको हम लाभ के रूप में जानते हैं। इसलिए देखिए आपकी अर्थव्यवस्था का एक नियम है कि जिस काम में जितने बड़े साहस की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि जिस काम में, जिस आर्थिक क्रिया में जितना ज़्यादा जोखिम होता है, क्या जोखिम होता है, जितना ज़्यादा जोखिम होता है वहाँ पर उतनी ही बड़ी लाभ की संभावना भी होती है। ये अर्थशास्त्र का नियम है। तो ये लाभ भी इसी आय का एक पार्ट होता है। यानी कि किसी भी उत्पादन की क्रिया के द्वारा, या किसी भी वस्तु या सेवा के उत्पादन के द्वारा जो आय प्राप्त होती है, उस आय का उत्पादन के इन साधनों के बीच में इस तरीके से डिवाइडेशन, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाना, इस तरीके से बंटवारा कर देना, यही क्या कहलाता है, यही वितरण कहलाता है। तो ये मेरे ख्याल से आप लोगों को ये चीज़ भी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आइए और आगे बढ़ते हैं और अंतिम क्रिया की बात करते हैं। ये जो अंतिम क्रिया है, पांचवी,
जो आर्थिक क्रिया की मैं बात कर रहा था, ये जो पांचवी आर्थिक क्रिया है, इसको हम किस रूप में जानते हैं? इसको हम राजस्व के रूप में जानते हैं। ठीक है, और राजस्व को आप हमेशा याद रखिएगा सिर्फ एक सेंटेंस से कि राजस्व का अर्थ होता है राज्य की आय के समस्त साधन। क्या अर्थ होता है? राज्य की आय के समस्त साधन। ये आम जैसा दिख रहा है, थोड़ा सा इसको ठीक कर लेते हैं। राज्य की आय के समस्त साधन, राज्य की आय के समस्त साधनों को हम राजस्व के रूप में जानते हैं। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। अब जब हम कह रहे हैं राज्य की आय के समस्त साधन, तो ये साधन जनरली दो प्रकार के होते हैं, है ना। जो एक आय होती है उसको हम कहते हैं कर आय। क्या कहते हैं? कर आय, यानी कि टैक्स से होने वाली इनकम। और एक जो होती है जिसको हम क्या कहते हैं? गैर कर आय, यानी कि ऐसी इनकम जो करों के रूप में प्राप्त नहीं होती है, जो करों के अलावा अन्य माध्यमों से, अन्य क्रियाओं से प्राप्त होती है। आइए ये क्या होता है इनको भी जरा डिस्कस करते हैं अपन लोग। ये जो करों से प्राप्त होने वाली आय होती है, इसको अभी हम दो भागों में बांट सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, ऐसे दो भागों में इसको बांट दिया हमने, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष जो है वो फिर आप इसमें देख सकते हो कि ये इसमें कौन बहुत सारे कर आते हैं, जैसे कि आयकर एक प्रत्यक्ष कर है ना। निगम कर हो गया जिसको हम कॉरपोरेशन टैक्स बोलते हैं, ये भी क्या है? एक प्रकार का डायरेक्ट टैक्स होता है, निगम कर आदि। अप्रत्यक्ष की बात करें तो जीएसटी जो है वो उसमें सारे इंक्लूड हो जाते हैं, ये सारे इसमें आ जाते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं गैर कर आय की। तो गैर कर आय में क्या आता है? शुल्क आता है। शुल्क, देखो एक बार परीक्षा में पूछा गया था कि शुल्क और कर में क्या अंतर होता है। तो करदाता के द्वारा या नागरिकों के द्वारा दिया गया वो भुगतान है जिसके बदले में सीधे तौर पर सरकार हमारे ऊपर बदले में कोई चीज़ देती नहीं है, कोई सेवा या कोई वस्तु नहीं देती है, और बदले में भुगतान जरूर प्राप्त करती है, उसको कहेंगे कर। जबकि शुल्क का आशय किससे होता है? शुल्क को इंग्लिश में कहा जाता है ड्यूटी। और शुल्क का आशय किससे है? तो शुल्क का आशय वो भुगतान जिसके बदले में सरकार ने हमें कोई ना कोई फायदा दिया, कोई ना कोई वस्तु या सेवा हमें प्रदान की, इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ड्यूटी या शुल्क कहा जाता है। देखिए समझने की कोशिश करिएगा, कर आय और गैर कर आय में क्या अंतर होता है। कर आय जो होती है ना, वो करों के द्वारा प्राप्त होती है, और दूसरी बात है कि करों का मतलब ऐसे भुगतान से होता है जिसके बदले में सीधे सरकार ने हमसे भुगतान तो प्राप्त किया लेकिन कुछ दिया नहीं, सीधे तौर पर प्रत्यक्ष तौर पर कुछ नहीं दिया। लेकिन गैर कर आय में जो चीज़ें होती है या शुल्क में वो चीज़ें होती है, जैसे कि बिजली का बिल। बिजली का बिल क्या है? एक शुल्क है। बिजली का बिल एक शुल्क है क्योंकि बदले में आपको सरकार ने बिजली दी और बिजली के बदले में आपने सरकार को कुछ भुगतान दे दिया, कुछ पेमेंट कर दिया, तो ये शुल्क है। उसके बाद में यहाँ लाभ भी इसमें शामिल होता है। लाभ का अर्थ किससे है? लाभ का अर्थ होता है कि बहुत सारी इकाइयाँ होती हैं जिनका संचालन सरकार करती है, जैसे कि जिसको कहा जाता है पब्लिक सेक्टर यूनिट, PSU, यानी कि पब्लिक सेक्टर यूनिट, है ना। यानी कि ऐसी इकाइयाँ जिसका मालिकाना हक सरकार के पास है ना। ऐसी इकाइयाँ, है ना, इस प्रकार के उद्योग या ऐसी इकाइयाँ जिसका मालिकाना हक सरकार के पास होता है, उसको हम पब्लिक सेक्टर यूनिट या सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के रूप में जानते हैं। अब जनरली होता ये है, अगर मैं वास्तविकता कहूँ, कि ये जनता की सेवा करने के चक्कर में हमेशा ज़्यादातर जो साल भर में इनकी स्थिति होती है वो लॉस की स्थिति में चलते रहते हैं, लेकिन कभी कभी ये लाभ भी कमा के देते हैं। जैसे कि रेलवे हुआ, ONGC, जितनी भी महारत्न नवरत्न कंपनियां आप पढ़ते हैं, वो लाभ भी यदि कमा के देती तो वो भी राज्य की आय का एक साधन होता है। इसके अलावा और बात करते हैं तो ब्याज। देखिए जिस तरीके से हम अपनी लाइफ में किसी को कोई पैसे देता है उधार, तो बदले में उससे क्या मांगता है? ब्याज। ऐसे कि हमारे देश की सरकार भी या तो नागरिकों को या
केंद्र सरकार राज्य सरकारों को या भारत सरकार किसी अन्य देश की सरकार को यदि कोई फाइनेंस देता है, यदि कोई किसी प्रकार के वित्तीय साधन उपलब्ध कराता है, तो बदले में उससे क्या प्राप्त करता है? ब्याज भी प्राप्त करता है। यहाँ पर दोस्तों ऋणों को भी रखा जाता है। अब आप कहेंगे कि सर ये आय कैसे हो गए, ऋण आय कैसे हो गए? तो ऋणों को यहाँ इनकम सोर्स में इसलिए इंक्लूड किया जाता है क्योंकि किसी भी प्रकार की आर्थिक क्रिया में निवेश करके वहाँ से लाभ कमाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि निवेश के लिए हमारे पास धन हो, और वो धन हमें ऋण के माध्यम से आ रहा है। भाई जैसे मान लीजिए कि मैं किसी से उधार लेकर आ रहा हूँ, लेकिन आज मेरे पास है ना लगाने के लिए, तो वो आय ही आय को क्रिएट करती है, इसलिए उसको आय में, ऋणों को भी आय के सोर्स में गिना जाता है। अब आप देखिए कि जितनी भी पूरी की पूरी कहानी मैंने आपके सामने रखी है, इसी को कहा जाता है राजस्व। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि राजस्व का अर्थ केवल और केवल टैक्सेशन से होता है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि टैक्स के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। टैक्स के अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको भी इंक्लूड किया जाता है राजस्व में। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि जो टैक्स है ना, यहाँ पर आप देख रहे हो, वो राजस्व का एक पार्ट केवल है, और भी चीज़ें होती है जिससे कि सरकार को आय की प्राप्ति होती है। तो यहाँ आप देखिए कि जितनी भी हम लोगों ने चर्चा की है अभी तक, मैं एक बार फिर से लेके चलूँ कि मैं ये कह रहा था जब हमने शुरुआत की थी, या यहाँ से मैं आपको फिर से बताऊँ, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जब हम अर्थव्यवस्था की परिभाषा करने के लिए चले थे, और यहाँ हम लोगों ने देखा था अर्थव्यवस्था की परिभाषा को पढ़ते समय, तो यहाँ क्या लिखा हुआ था कि किसी भी निश्चित क्षेत्र में, है ना, निश्चित क्षेत्र की सभी आर्थिक गतिविधियों के स्वरूप को क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित करते हैं। इस स्वरूप को पकड़ लीजिए, देश, कंपनियां, परिवार, सभी अर्थव्यवस्थाएं होती है। तो ये चीज जरूर हम लोगों ने यहाँ देखी थी, और जब मैं उसको समझाने के लिए आपको आगे बढ़ा था, है ना, तो मैंने आप लोगों को उन्हीं गतिविधियों की बात की थी, है ना, जिसका संबंध किससे होता है? अर्थव्यवस्था से होता है, या आर्थिक क्रियाओं से होता है, जिसको हम आर्थिक क्रियाओं के रूप में परिभाषित भी करते हैं। और वो आप लोगों के सामने यहाँ पर लिखी हुई, देखिए, जो पहली थी वो क्या क्रिया थी? उत्पादन। अभी कहा ना सभी आर्थिक गतिविधियाँ, तो सभी आर्थिक गतिविधियों में पहली आर्थिक गतिविधि थी उत्पादन, और उसका पूरा डिटेल मैंने आपको दिया कि उत्पादन वास्तव में क्या चीज़ होती है, कैसे हमको उत्पादन को समझना चाहिए। दूसरी जो क्रिया थी वो थी उपभोग थी, और ये भी मैंने विद डिटेल आप लोगों को यहाँ पर समझाने की कोशिश की कि उपभोग का क्या मतलब होता है, और ये अर्थव्यवस्था के बेसिक्स हैं जो मैंने आपके सामने रखा है। फिर विनिमय की हम लोगों ने बात की कि विनिमय का क्या अर्थ होता है, और आपको यहाँ डिटेल में मैंने सारा कुछ बताया। फिर हमने किस तरीके से आय का बंटवारा इनके बीच में होता है, जिसको हम वितरण की क्रिया के माध्यम से या उसके नाम से जानते हैं, वो भी मैंने आप लोगों को बताया। अंत में हमने राजस्व की बात की है। अब देखिए अगली जो चीज है कि जब हम फिर से उसी चीज को लेकर आते हैं कि अर्थव्यवस्था क्या होती है, तो अब आप इसको बहुत अच्छे से समझिएगा कि अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है सर। तो अर्थव्यवस्था का मतलब ये होता है कि जितनी भी क्रियाएं थी, कौन कौन सी? उत्पादन, उपभोग, उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण और राजस्व, ये जितनी भी क्रियाएं आप लोगों के पास आ रही हैं, आप लोगों के सामने आ रही है, इन सारी क्रियाओं का जो संबंध होता है, जैसे मैंने कहा कि अर्थव्यवस्था में फिर वही चीज आती है कि अर्थ का मतलब होता है धन से। और आप देखिए कि जितनी भी क्रियाएं हैं यहां से यहां तक की, इन सारी क्रियाओं का संबंध भी किससे है? धन से ही है, ठीक है। और व्यवस्था में कहा था कि ये गतिविधियां होती है, और ये सारी की सारी जो है ना, ये चलायमान। अब ये इसमें से एक भी ऐसी चीज नहीं है, एक भी ऐसी एक्टिविटी नहीं है जो कि किताबी हो केवल, ये सारी के सारी समाज में होते हुए दिखाई देती हैं हमको, प्रत्यक्ष हम लोग इनका दर्शन कर सकते हैं, है ना। तो इन सारी क्रियाओं को, तो अब जो परिभाषा हमने पढ़ी थी कि किसी भी स्थान विशेष पर, अब वो स्थान मान लीजिए कि भारत है ना, वो स्थान मान लीजिए कि यूएसए है, और वो स्थान मान लीजिए कि भूटान है। अब मैं आप लोगों से कहूं या आप लोगों से एक सवाल करूं मैं कि कहां पर इन सारी की सारी क्रियाओं का जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा खराब है, तो आप लोग निश्चित रूप से बता दोगे कि सर भूटान में, है ना, भूटान में इन सब की स्थिति बहुत पिछड़ी हुई है, बहुत खराब स्थिति है। तो हम क्या बोल देंगे कि भूटान की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी है?
वो अल्प विकसित है या अविकसित है, ऐसा हम बता देंगे, अल्प विकसित या अविकसित। समझ में आ रही बात? यदि हम बात करते हैं यूएस की, तो यूएस में आप देखेंगे कि ये सारी की सारी क्रियाएं बहुत उन्नत अवस्था में है, बहुत ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन वहाँ पे करती हैं, इसलिए हम यह कहेंगे कि ये विकसित है, कैसी ये डेवलप्ड है। जबकि हम भारत की बात करेंगे तो हम ये कहेंगे कि अल्प विकसित थी और विकसित की तरफ जा रही है, यानी कि विकासशील है। तो अभी हम इन तीनों स्थानों की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर भी मैं अगर भारत की बात करूँ तो इसका एक जो दूसरा फैक्टर होता है वो होता है समय। हम समय को भी ले सकते हैं यहाँ पे। मान लीजिए कि मैं यहाँ दो समय की बात करूँ कि 1947 में, है ना, भारत में या भारतीय समाज में इन सारी की सारी आर्थिक गतिविधियों की क्या कंडीशन थी, तो आप बोलोगे कि सर वो तो खराब ही थी उस समय पर। तो ये कह देंगे कि उस समय पर भारत की अर्थव्यवस्था बहुत पिछड़ी हुई या अल्प विकसित स्थिति में थी। और हम आज की बात कर लेते हैं 2023 की, है ना। तो 2023 में क्या कंडीशन, तो बोलेंगे कि हम विकसित अर्थव्यवस्था की तरफ, एक आर्थिक महाशक्ति की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। यानी कि ये आर्थिक जितनी भी क्रियाएं हैं, ये पांचों क्रियाएं जो आप लोगों के समक्ष आप लोग देख रहे हैं, ये सब की सब जो क्रियाएं हैं ये बहुत ज़्यादा उन्नत अवस्था में दिखाई दे रही हैं। यानी कि फिर से मैं आपको वहीं पर लेके चलता हूँ तो आप लोगों को ये बहुत अच्छे से अब क्लियर हो जाएगा। देखिए, अर्थव्यवस्था की परिभाषा, मुझे ये इतना समझाने के लिए आप लोगों को इतना समझाना पड़ा। समझ में आ रहा है? फिर से देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। अर्थव्यवस्था की परिभाषा के अंतर्गत आप लोगों के सामने लिखा हुआ है कि किसी भी निश्चित क्षेत्र की, जैसे निश्चित क्षेत्र मैंने बताया भारत है, भूटान है, यूएस है, वहाँ की सारी आर्थिक गतिविधियों की मैंने बात की। वो कौन कौन सी गतिविधियाँ हैं? तो वही गतिविधियाँ उत्पादन, उपभोग, बहुत डिटेल में मैंने आपको बता दिया कि इनका क्या अर्थ होता है। विनिमय, वितरण और अंत में है राजस्व। तो इन सारी आर्थिक गतिविधियों की जब हम एक निश्चित क्षेत्र में बात करते हैं और इसका जो हमको फॉर्म दिखाई देता है, जो स्वरूप दिखाई देता है, उसी को हम उस देश की अर्थव्यवस्था कहते हैं। और अर्थव्यवस्था एक बहुत ज़्यादा व्यवहारिक विषय होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत व्यवहारिक होता है। यानी कि यहाँ जितनी भी चीज़ें मैंने इस दौरान इस परिभाषा को समझाने के दौरान जितनी भी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई है, वो सारी की सारी चीज़ें हमको समाज में होते हुए दिखाई देती हैं। ये ऐसी चीज़ें नहीं है कि जो सिर्फ किताबी हों, ये सारी गतिविधियाँ समाज में होती तो है ही हैं, हम स्वयं भी इनमें या इनको जीते हैं। समझ में आई बात? ये हमारे जीवन का हिस्सा है, हम स्वयं इनको फील कर सकते हैं। फील क्या कर सकते हैं? हम इनको, ये सब कुछ क्रियाएं हम स्वयं ही तो करते हैं। इसलिए ये विज्ञान कैसा विज्ञान है, ये कैसा सब्जेक्ट है, एक बहुत प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ना। यहाँ पर हम लोग इस तरीके से देखेंगे। अब हम किसी देश की बात कर सकते हैं तो ये क्रियाओं की बात करेंगे, हम किसी कंपनी की बात करेंगे तो इन्हीं क्रियाओं की, और हम किसी परिवार की बात भी करेंगे तो इन्हीं क्रियाओं के आधार पर करेंगे। और उससे हमें उस अर्थव्यवस्था का स्तर, वहाँ की कंडीशंस और वहाँ पर, है ना, अर्थव्यवस्था किस फिलहाल किस स्थिति में है, ये हम कर सकते हैं। इसीलिए अर्थव्यवस्था एक बहुत तुलनात्मक विषय भी माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग अर्थव्यवस्थाओं के बीच में तुलना करने की भी बात आती है। तो यहाँ पर इस लेक्चर में, चूँकि इस समय की तो एक बाध्यता है, तो मैं इसको यहीं पर रोक रहा हूँ। फिर अगले लेक्चर में इसके आगे की बात हम लोग करेंगे, जिसमें हम अर्थशास्त्र क्या है उसकी बात करेंगे, फिर इन दोनों में क्या संबंध है, फिर इकोनॉमी के क्या क्या टाइप्स होते हैं, वन बाय वन हम लोग इसको भी बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, आप लोग जुड़े रहिएगा GLCIS के साथ में। लगातार एक बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म, एक बहुत अच्छे स्वरूप में आप लोगों के सामने है, और इसका ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सके। तो यदि आपको लगता है कि किसी स्टूडेंट के लिए ये लाभप्रद हो सकता है, तो ज़रूर अपने उस परिचित को इस ऐप के बारे में, GLCIS के बारे में ज़रूर सूचित करें। दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।